इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये वाला चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं लिखने की, आंसर बनाने की और ऐसे क्वेश्चन बनाने की जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से रिलेटेड हो, ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, ये सारे वही हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी कि आपको दे दी जाएगी एक अजीबोगरीब सिचुएशन और उस सिचुएशन का आंसर इस चैप्टर में से आपको निकालना है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो, चाहे वो इनफॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है इसकी वजह हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी रेमेडीज हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं विथ फ्यू बेसिक टर्म्स जो कि आपके लिए 2-2 नंबर में पूछी जाने वाली है। सबसे पहली टर्म होती है वर्कर। भैया वर्कर कौन होता है? वर्कर बड़ा सिंपल व्यक्ति है। वर्कर वो होता है जो कि एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हो। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया, चाहे मैक्रो हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या माइक्रो हो, हम लोग सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे जो कि किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंडक्टेड हो। यानी कि जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करा तब भी हम लोन भी प्रोडक्टिव वाले ही काउंट कर रहे थे, नॉन प्रोडक्टिव लोन को काउंट ही नहीं कर रहे थे। तो वर्कर कौन होता है? वर्कर वो व्यक्ति है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एंगेज है इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। जहां से उसको क्या मिलता है? रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, रोकड़ा मिलता है। वर्कर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वो व्यक्ति जो खुद के लिए काम कर रहा है, जो कि खुद का बिजनेस चला रहा है, जो कि खुद की एंटरप्राइज चला रहा है, जो कि खुद के नाम से काम कर रहा है। दूसरा वो व्यक्ति जो कि किसी और के लिए काम कर रहा है, दैट इज हायर्ड एम्प्लॉयज। ये वो लोग होते हैं जो जिनको कोई और हायर करता है और इनको पेमेंट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। वेजेस दी जाएगी अगर मजदूरी है और सैलरी दी जाएगी अगर वो एम्प्लॉय है तो, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विसेज। अब जो हमारे हायर्ड वर्कर है ना, ये भी 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक है रेगुलर, एक है कैजुअल। रेगुलर मतलब जो कि लगातार काम कर रहा है, जो कि पूरे साल ही काम कर रहा है, जिसको एक फिक्स बेसिक तनख्वाह मिलती है, जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे काम करता है। दूसरा होता है कैजुअल, जो कि पार्ट टाइम लेबर की तरह काम करता है। कभी काम मिल गया तो काम कर लिया, कभी काम नहीं मिला तो काम नहीं करा। ठीक है जी। अब एक चीज समझना, आपके लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूं। इंडिया के अंदर किस टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज अब और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रही हैं? आर दे रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स? आपका सवाल आपके सामने है, जवाब दें। कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला? तो आपका जवाब होना चाहिए सर कैजुअल वर्कर्स जो हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज, और कैजुअल वर्कर्स की तो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, फेम बढ़ रहा है उनका, लोग ज्यादा कैजुअल वर्कर्स की तरह काम करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टिक टू अ प्लेस, दे वांट टू मूव, पता नहीं कहां पे, मतलब भागना है बस उनको। ठीक है, तो भारत के अंदर कैजुअल वर्कर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ भी रही है और लोग भी कैजुअल वर्कर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में जो कहते हैं ना कि एक बंदा एक नौकरी पे कितने समय टिकता है, जो पहले 3 साल होता था वो अब 3 महीने रह गया है कि 3 से 4 महीने के अंदर बंदा नौकरी स्विच कर ही जाता है। सो कैजुअल वर्कर डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। इसके रीजंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहे, क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक इस चैप्टर का होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब होगा। तो कैजुअल वर्कर्स क्यों बढ़ रहे हैं? भाई अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, हमारे को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है, ठीक है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज पता करने का, हमारे स्ट्रेंथ पता करने का मौका मिल जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अगला आता है लेबर फोर्स। तो लेबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, भाई वर्कर कौन होता है, लेबर कौन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब वो व्यक्ति जो या तो काम कर रहे हैं या वो व्यक्ति जो काम नहीं कर रहे, दोनों का संगम। देखो फोर्स का मतलब क्या है? टोटल हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है, टोटल हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी अवेलेबिलिटी काम कर रही हो। मान लो 100 लोग हैं हमारे पास, अभी 30 ही काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में वो 100 के 100 आएंगे। ठीक है, चाहे वो काम नहीं भी कर रहे पर हमारी लेबर कैटेगरी के अंदर तो वो आ रहा है। ठीक है, मान लेते 16 साल से लेकर भाई 40 साल के बीच के अंदर वो आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, इस फोर्स के अंदर काउंट हो जाएगा। सो लेबर फोर्स इंक्लूड पर्सन वर्किंग एंड पर्सन अवेलेबल और सीकिंग फॉर जॉब।
वो बंदा जो कि या तो काम करने को रेडी है या नौकरी ढूंढ रहा है, वो भी हमारे इस लेबर फोर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। लेबर फोर्स के बाद अगला आता है आपका वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब लेबर फोर्स का वो पार्ट जो कि एक्चुअल में काम कर रहा है। ये लेबर फोर्स हो गई। इसमें से ये हो जाएगी आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, दैट इज लेबर फोर्स। उनमें से कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, दैट इज वर्क फोर्स। और हर इकोनॉमी चाहती है कि उसकी वर्कफोर्स और लेबर फोर्स इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो, वो सबसे कम हो, मिनिमम हो। जितना कम वो कर सकती है उतना कम वो करेगी। ठीक है जी। देखो ये चैप्टर जो है ना इंडियन इकोनॉमी के वन शॉट में तो कवर कर रहे हैं, मैक्रो के भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो ऊपर आई बटन पे चले जाना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर वन शॉट के अंदर कवर हो रखे हैं, उसको जाके चेकआउट कर लेना। अगर नोट चाहिए तो वो भी फ्री में अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी। इसके बाद आता है लेबर सप्लाई, कितनी अवेलेबिलिटी है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क एट द कॉरस्पॉन्डिंग वेज रेट। वो बंदा जो कि काम करने को रेडी है, भैया हमको तो काम चाहिए, हमें तो दे दो लाके काम। ठीक है जी। वो कहलाता है आपकी लेबर सप्लाई की कितनी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, कितने लोग और काम कर सकते हैं। 100 में से 30 काम कर रहे हैं, 70 और कर सकते हैं, दैट इज योर लेबर सप्लाई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कुछ बेसिक टर्म्स। वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड में दो तरीके के, रेगुलर, कैजुअल। और इसके बाद आता है आपका लेबर फोर्स, टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोनों का। साथ साथ में उसके बाद उसका एक पार्ट वर्क फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, लेबर सप्लाई जो काम करने को रेडी है, मतलब जितनी तनख्वाह मिल रही है उतने में दे दो। इसके बाद दूसरा आता है बेटा आपका जॉबलेस ग्रोथ। अब जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है पहले समझना। ये ना भारत में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब फोकट में। वो कहते हैं ना 24 जी बनने चले 26 जी डूबे जी रह गए वाला काम हो रहा है भारत के अंदर। क्या हो रहा है, हम लोग ग्रोथ को पकड़ के चल रहे, भाई भारत की ग्रोथ बढ़नी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। पर इकोनॉमिक में एक ऐसा टर्म है जहां कहते हैं कि ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कुएं में कूदना। क्या, कुएं में कूदना। कैसे, ऐसे जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि देश की तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी जो है वो आपके आसमान छू रही है, पर आपके पास जो अवेलेबल नौकरियां हैं खत्म होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। मतलब लोग क्या हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं बेरोजगार, फिर भी आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। ऐसा कब होता है, जब हम लेबर इंटेंसिव से चेंज होकर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ भागते हुए चले जाते हैं, तब ऐसा हो जाता है। When we shift from labor intensive technique to capital intensive technique, सबको याद है लेबर इंटेंसिव जहां पर मजदूर ज्यादा यूज होते हैं, मशीन कम यूज होती है, भारत में वही चलता है। अब भारत में क्या चल रहा है, लेबर को हटा दो, क्या मशीन को ले आओ, मशीन काम करेगी, सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा, खर्चा बच जाएगा। पर कोई ये नहीं देख रहा जिन लोगों को हटा के हमने खर्चा बचाया है वो लोगों का घर कैसे चलेगा, वो तो बेरोजगार हो गए। सिंपल फंडा से यस और नो, सिंपल फंडा से यस और नो। सो हम लेबर इंटेंसिव जो कि भारत को होना चाहिए, वहां से इंडिया शिफ्ट हो रहा है टू कैपिटल इंटेंसिव। इस वजह से भारत के अंदर जॉबलेस ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, ग्रोज फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी 2% की और जीडीपी ग्रोथ बढ़ी 10% की। भाई ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। विच रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। और ये भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है अभी। इन इंडिया the economy is experiencing GDP growth more than through technology than the employment of labor। भारत के अंदर अभी जीडीपी बढ़ तो रही है पर वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रही है, वो लेबर की वजह से नहीं बढ़ रही। आज आप देख रहे होंगे कि आपको अगर खाना मंगाना है ना तो आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन के थ्रू खाना मंगा लोगे जहां पर 20 लोग पूरे शहर को कवर कर रहे हैं। समझ रहे हो, जहां पहले आपका खर्चा लगता था वो खर्चा हो गया मिनिमम। रेस्टोरेंट ने सबको हटा दिया, बोला सबको भगा दो यहां से, 10 लोग अंदर बैठेंगे, 20 लोग डिलीवरी करेंगे, काम खत्म। जो रेस्टोरेंट पहले 100 लोगों को रोजगार देता था, आज वो रेस्टोरेंट 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। बाकी सारा काम ऑटोमेशन पे हो गया, 90 लोग बेरोजगार हो गए। और पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर काम करना ही सीखा पूरी जिंदगी, उन लोगों को अब कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती। समझ में आ गया। जॉबलेस ग्रोथ कंप्राइज ऑफ 3 मार्क्स इन योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। इस बात को याद रख लेना क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि इसको आप ढंग से पढ़ लें। आगे हम बात करते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब भाई
कैजुअलाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यहां से देखेंगे, देखो ये कैजुअल लेबर्स या कैजुअल वर्कर्स, अभी मैंने बात की थी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आ गया क्वेश्चन, देखो ये रहा, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैजुअलाइज होती जा रही है। कैजुअलाइज होने का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम, जहां पर लोग ज्यादातर कैजुअल वर्कफोर्स के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं देन रेगुलर वर्कफोर्स के अंदर। इवन द स्किल वर्कर्स जो टैलेंटेड है, जिनमें टैलेंट है भरपूर, जिनके अंदर सारी कला है, जो कि आराम से बढ़िया काम कर सकते हैं, वो भी आज के समय में कैजुअल वर्कफोर्स के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं रेदर देन रेगुलर वर्कफोर्स। ये क्यों हो रहा है, ये बहुत आसान है, ये इसलिए हो रहा है, ये कंपनीज को भी फायदा देता है और लोगों को भी नहीं देता। ठीक है, कंपनीज को कैसे फायदा देता है भाई, हर बारी उनको एक सस्ता एम्प्लॉय लाना है। अगर आप रेगुलर वर्कर हायर करते हो तनख्वाह रखनी 50,000, कैजुअल वर्कर हायर करते हो तनख्वाह रखनी 20,000 25,000, आधे पैसे में काम कर रहा है बंदा, रेडी है, बंदे को भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो भाई उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक साथ 2 जगह 3 जगह काम कर सकता है या कर रहा है, या कहीं किसी और पे पार्ट टाइम भी काम कर लिया उसने। बट पॉइंट ये है कि इस तरीके का जो पैसा होता है ना, वो कभी दिखता नहीं है। इस तरीके का पैसा ना तो कभी दिखता है और ना ही कभी टिकता है। इसलिए भारत का जो यूथ है वो डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ। आप जानते हैं, अगर आप खुद बैठे हो ना भी यहां पर, तो आपको भी अंदाजा है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद 50 लोगों में से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो किसी तरीके के लोन के अंदर होंगे, किसी तरीके की ईएमआई की पेमेंट कर रहे होंगे। वो क्यों है, वो सिर्फ इसी वजह से है। हमें लगता तो है कि तनख्वाह बहुत है, अरे जुगाड़ करके 40-50 हजार में कमा लेता हूं, बट द पॉइंट इज दैट जब तक वो कैजुअल नहीं हो पर रेगुलर नहीं होगी, तब तक आपका पैसा आपको कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इवन द स्किल वर्कर्स ऑफ अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स ड्यू टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और इसी वजह से कंपनी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रही है और उनको चाहिए, बोला कंपनियों को तो फायदा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, हटा रहे, या तो वर्क फ्रॉम होम करो या फिर भग जाओ, हमें चाहिए ही नहीं तो मान पे। ठीक है, लोगों के लिए, कंपनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम हो गई, लोगों को लेकर आना बहुत आसान हो गया, घर बैठे वाला एक फॉर्म डाला, टका टक टक ऑनलाइन लोग आ गए फटाफट से भागते हुए। ठीक है, इससे रिलेटेड तुमसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि इससे रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट क्रिएट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं भाई साहब एम्प्लॉयमेंट की, तो 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है, वो सेक्टर जो कि एक तरीके से क्या हो, ऑर्गेनाइज हो। सारी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं, उन सब के अंदर ज्यादातर ये वाले वर्कर्स हायर किए जाते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन वगैरह सारी की सारी फैसिलिटी मिलती है, पीएफ कटता है। मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपकी तनख्वाह डिसाइड होगी और उसी के हिसाब से चलेगा। पीएफ भी कट रहा है, आपको पेंशन भी मिलेगी, फलाना टीम का सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक बात को ध्यान रखना कि ये वाले जो होते हैं ये नॉट नहीं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। फॉर्मल सेक्टर के अंदर आप हो तो लेबर लॉज के थ्रू आप प्रोटेक्टेड होंगे। मतलब सरकार द्वारा बनाए गए सेट स्टैंडर्ड कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति को मजदूरी करा रहे हैं तो ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे ऐसे एरिया में काम नहीं कराओगे जहां पर आग लगने के चांसेस हो, या ये है वो है, इस तरीके 5-6 उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे, वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। अगर आपको किसी स्टैंडर्ड को ब्रीच करते हुए आपसे काम कराया जाता है तो आप मस्त केस पे ठोक सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर वर्कर। जो वर्कर इन सेगमेंट में काम करते हैं उनको फॉर्मल सेगमेंट वर्कर्स कहते हैं। यहां मुश्किल यह है कि नौकरी लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नौकरी लगना मुश्किल है भाई, बस यही मुश्किलात होती है। साथ साथ में आपको लगातार काम करना है, तो जो मनमौजी है वो वाले काम नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मनमौजी कहां जाते हैं, मनमौजी यहां चले जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। भाई ये है ना थोड़ा सा अजीबोगरीब सेक्टर हम मानते हैं इसको, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का। ये वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है जो 10 से कम लोगों को हायर करती है या जो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए अलाउ नहीं है। छुट्टी ले रहा है, क्यों ले रहा भाई, भग में जा, साहब छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, बोले इसकी शादी है उसकी शादी है, मैं तो नहीं दे रहा, जा भग,
तेरा तनख्वाह कटेगी। तो यहाँ पर कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई पेड लीव नहीं होती है, यहाँ पर पहले से सेट नहीं कि भाई 20 छुट्टी 22 छुट्टी तो ले सकता है फलाना डिम का, या जो कुछ भी करना है बॉस सेंटर्ड होगा, सब कुछ बॉस के हिसाब से चलेगा। ये किसी प्रकार के लेबर लॉस से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। भाई करना है तो फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, साफ गंदगी होती कर, नहीं करना भाग जा, दूसरा ले आऊंगा मैं जाके, ठीक है। तो ये किसी प्रकार के लेबर लॉस से प्रोटेक्टेड नहीं होते। जो यहां काम करते हैं उनको हम इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स कहते हैं। भारत में मोर देन 90% वर्कफोर्स आज इसके अंदर काम कर रही है, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि यहां पर उनको कंपैरेटिवली पेमेंट का लालच थोड़ा मिल जाता है और वो किसी तरीके के बॉन्ड के अंदर नहीं फंसते। जबकि अगर आप फॉर्मल सेगमेंट में आता तो एक बॉन्ड आया था भाई, साल 2 साल 3 साल, और भारत के लोग बॉन्ड को देखते वैसे ही भाग जाते हैं। उनको लगता है नहीं भाई ये करना ही नहीं मामला, ये तो खराब वाला सौदा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, कि भारत में इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? सिचुएशन व्हेन पीपल टेंड्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन मोर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेस इन फॉर्मल सेक्टर। जब भारत के लोग या किसी भी देश के लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेने भाग जाते हैं, जब उनके तीतर काटता है उनके, नहीं हम तो इनफॉर्मल सेगमेंट में जाएंगे, वही मजे आएंगे हमको जिंदगी में, तो वहां पर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। उसको हम इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, वो जाते इसलिए क्योंकि वहां पर फॉर्मेलिटीज कम होती, ठीक है, वहां पर फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम होती है। भाई आपको अगर किसी, मान लो फॉर एग्जांपल टीचिंग प्रोफेशन का एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी स्कूल में पढ़ाना है, एक फॉर्मल सेक्टर है, सब चीजें होंगी वहां पर। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना, फलाना टीम का सब कर लिया, ठीक है। आपको अगर अपनी प्राइवेट कोचिंग खोलनी है, यूट्यूब पे चैनल खोलना है, तो 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं पढ़ाता हुआ दिखाया मैंने, नो डाउट, उसके खुद के एग्जाम चल रहे हैं, वो खुद एग्जाम भी दे रहा है और पढ़ा भी रहा है, दैट्स अ गुड ऑप्शन, अच्छा है, पर अभी वो बच्चा है, ठीक है जी। तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, किसी तरीके की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही नहीं, चला लो चल जाएगा मस्त बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो लेसर अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन मांगते हैं, फॉर्मेलिटीज कम होती है, आसानी से आपको नौकरी मिल जाती है, और हो सकता है कि अगर आप इसमें अच्छे चल गए तो आपको पेमेंट भी ना मस्त बढ़िया से मिल जाए। मतलब आपने देखा भाई यूट्यूब पे बैठ के लोग, बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, कौन सी क्लास का? 12th क्लास का बच्चा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्या करके? 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाकर, इवन तो 12th क्लास के बच्चों को समझा कर कि भाई मैं कैसे पढ़ रहा हूं, तू कैसे पढ़ेगा। और वहीं पे एक ऑफलाइन सेक्टर में एक टीचर है जो कि पिछले 25 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी पूरी जिंदगी पढ़ाने निकल गई, उसकी तनख्वाह आती है 50,000 रुपए महीना, जबकि वो दिन में 8 घंटे पढ़ाता है, ये बंदा दिन में 10 मिनट पढ़ाता है, 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो डाल देता है। अच्छा क्या है? अच्छा देखने में ये लगता है, पर इसके बारे में कौन सोचेगा? ये तो बर्बाद, इसी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर भारत के अंदर बढ़ गया है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे देखो, नाउ वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट जो कि आपसे पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई कितने प्रकार के होते हैं? हाँ भाई एक करके शुरू करो, कितने प्रकार के होते हैं बेरोजगारी? तो सबसे पहले आती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन एम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोला मैंने? प्रच्छन्न बेरोजगारी। हिंदी में थी मेरी एसएसटी, कुछ नहीं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रच्छन्न बेरोजगारी? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? भाई एक बढ़िया सा खेत है, या मान लो ये हमारी जगह है, यहां पर झाड़ू लगाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, ठीक है, छोटा सा ऑफिस है, तो झाड़ू लगाने का दिया मैंने, ठीक है। तो एक कमरा है जिसमें झाड़ू लगाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, वो झाड़ू लगाएगा निकल लेगा। हमने कहा नहीं, हम तो पैसे वाले हैं, हम 2 लोगों को झाड़ू लगाने रखेंगे, हमने 2 रख ली। हमने कहा नहीं, हम तो और पैसे वाले, हम 10 लोगों को झाड़ू लगाने रखेंगे। तो मेरी बात को समझना, 10 लोग इस छोटे से कमरे में झाड़ू लगाएंगे या फिर एक व्यक्ति इस छोटे से कमरे में झाड़ू लगाएगा, क्या सेम आउटपुट आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई रगड़ के ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। भाई झाड़ू लगानी है, वो नॉर्मल व्यक्ति जैसे करेगा, 10 लोग भी वैसे ही करेंगे। तो यानी कि हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति, 1 पर्सन से जो आउटपुट मुझे मिल रहा है, सेम आउटपुट मुझे 10 लोगों से मिल रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका तात्पर्य क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 9 लोग मैंने लगाए वो फोकट में लगाए रईसी दिखाने को? तो ऐसा नो, जो 9 लोग लगाए वो रईसी दिखाने को लगाए, उनसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही फोकट में लगे हुए। दैट इज व्हाट यू कॉल हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि 9 लोग बेरोजगार ही है, रोजगार नहीं है, ये बस दिखावा कर रहे हैं कि वो रोजगार है, ठीक है। खाली जगह अपन नहीं होते। हाँ भाई स्कूल में भाई काम करना है, क्या काम करना है? चलो टेबल उठानी है,
तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो टेबल उठाते हैं, मेहनती, और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो टेबल उठवाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती। वो क्या करते हैं, कुछ पूरे पूरे कभी टेबल नहीं उठाई, ठीक है, हाँ भाई ला 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 ला, शाबाश शाबाश, ये पकड़ 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 लेके निकल लिए, वो हो गए प्रच्छन्न बेरोजगार। उनको काम नहीं करना है, उनके काम से फायदा नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, बस शाबाश 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 करके निकल जाता है, ठीक है, वो ले लगते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड फॉर गिविंग आउटपुट, दे आर एम्प्लॉयड फॉर गिविंग सैलरी, उनको तनख्वाह मिल रही है, बाकी आउटपुट उनसे देश को या किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। अगला आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली एक कुछ समय का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पे जा रहा होता है, तो इसके बीच की जो बेरोजगारी होती है भाई 10 दिन 15 दिन 20 दिन को, वो बेरोजगार है, क्योंकि अभी समय बदल रहा है, इस सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का तो सब जानते हैं, हाँ भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मौसम के हिसाब से बेरोजगारी, बेसिकली हम बोलते हैं सीजन के हिसाब से बेरोजगारी। आपने कहते हो सुना होगा, अभी तो इनका सीजन नहीं है, अभी तो इनका सीजन नहीं है इसलिए ये बेरोजगार है। तो भैया सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ महीने के लिए ये बेरोजगार है, जैसे सीजन वापस आएगा ये वापस से रोजगार हो जाएंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल है। दैट इज व्हाट यू कॉल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर व्यक्ति कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू अनफेवरेबल सीजन। नेक्स्ट है ओपन या इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब, देखो वॉलेंट्री वर्ड पकड़ना, वॉलेंट्री वर्ड होता है इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब बिना इच्छा के। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप बेरोजगार हैं बिना इच्छा के, मतलब तू काम करना चाहता है फिर भी तू कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि तेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मतलब विभूति नारायण मिश्रा जैसा तू व्यक्ति होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, वो साला वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। ये इनवॉलेंट्री है, मतलब मजबूर हूं कि मैं बेरोजगार, मेरे को मजे नहीं आ रहे काम करने, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत में बहुत मिलता है। आप जज की नौकरी कर लो, मतलब जज बन जाओ, आपको मजे हैं जिंदगी के, ठीक है, आपको बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि भारत में जजों की कमी है, पर वो कोई करना नहीं चाहता। करना क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी। भाई साहब ऐसे ऐसे आदमी 25-25-30 साल के आदमी 8वीं क्लास की किताब लेके पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, क्यों? बोले सरकारी नौकरी में यही पूछा जाएगा। ए भाया तू 8वीं में ही पढ़ लेता, बुरा लग जाता तेरे को? नहीं लग जाता ना, तो फिर क्या, कैसे मजाक वाली बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आप बेरोजगार इसलिए हो क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में आप नौकरी पाना चाह रहे हो वहां नौकरी अवेलेबल नहीं। मतलब भारत का जो स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्संस या फ्रॉम द स्ट्रक्चर जिस हिसाब से लोग एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं। हम सरकारी नौकरी में नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है, सरकारी कामों में नौकरी पाना चाहते हैं, जबकि नौकरी किसी और सेगमेंट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि है नहीं है, पर जहां अवेलेबल है वहां हम जाना नहीं चाहते, जहां नहीं है वहां हम नौकरियां खोज रहे हैं। नेक्स्ट आता है वाला साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो भैया बिजनेस की एक बहुत बेहतरीन साइकिल है जिसको हम कहते हैं उसकी बिजनेस साइकिल, ऐसा कहलाता है, जो कि रिसेशन और ये सब चीजें होती है। ये होता है बूम पीरियड, ठीक है, ये होता है रिसेशन पीरियड, ठीक है। तो बिजनेस हमेशा ऐसे चलता है, एक पीरियड आता है जब सबसे ऊपर चला जाता है, एक पीरियड आता है नीचे चला जाता है, फिर थोड़े समय वापस उठ जाता है। तो जो ये बिजनेस साइकिल है ना, ये सिर्फ साइकिल नहीं है, ये लोगों की बेरोजगारी का एक ग्राफ है। जब ऐसा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जब ऐसा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू बिजनेस साइकिल गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार, ठीक है, लोग पढ़े लिखे भी हैं फिर भी बेरोजगार है, क्योंकि व्हाइट कलर जॉब्स की कमी है भारत के अंदर, ठीक है। ऐसा बेसिकली बहुत कम होगा आने वाले 5 सालों के अंदर, क्योंकि अगर आप 5 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि ये नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब व्हाइट कलर जॉब्स वाले भी फालतू बैठे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है। बोले इंजीनियर आदमी क्या कर रहा पता नहीं, ठीक है, सीए क्या कर रहा पता नहीं, तो वो क्या हो गया? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात करी, बेरोजगारी, बेरोजगारी होती क्यों है भारत में बेरोजगारी? तो भारत में जो बेरोजगारी है उसके होने के बहुत सारे रीजन है, एक तो नहीं बहुत सारे। पहला, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्लो पेस से बढ़ रही है, कंपैरेटिवली हम जितने हैं उनके हिसाब से हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं है। मतलब हम इतना ही बड़ी पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मान लो या इकोनॉमिक ग्रोथ मान लो, जीडीपी ग्रोथ मान लो,
वो काफी हद तक बढ़नी चाहिए। अगर हम 5.5% की जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं तो हम करीब 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी सारी है और हम लोग एक यंग पॉपुलेशन है, तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ काफी बढ़नी चाहिए। बट भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ उस रेट से नहीं बढ़ रही, इसलिए हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तो है ही, आज के समय में तो ठीक हो गया है, पर पहले भारत जो था वो काफी हद तक 1.25%, 1.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ करता था। 1.5% मतलब हर साल हम 1.5% लोग पैदा करते थे। 100 करोड़ है तो उसका 1.5% और बढ़ जाएगा, ठीक है जी, 1.25 करोड़ और पैदा हो जाएंगे नए। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है भाई, नौकरियां आती है 4 और नौकरियां करने के लिए बच्चे पैदा हो जाते हैं 15, तो 9 तो और बेरोजगार मिलेंगे आपको। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, इस पॉइंट के अंदर जब तुम एक्सप्लेनेशन लिखो तो तुम चाहो तो अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, तुम निकाल लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बेसिक नौकरी करना सिखा रहा है, ना कि नौकरी देना सिखा रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नौकरी करना एंड नौकरी देना। तो अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम करने के साथ साथ देना भी सिखा देगा तो हमारा काम बेहतर हो जाएगा। फॉल्टी प्लानिंग, हमारे यहाँ प्लानिंग ही खराब है, नौकरियां चाहिए कहीं और, मिलते हैं कहीं और, लोग बैठे कहीं और। तो हमारा जो प्लानिंग है सत्यानाशी हो रखी है भैया। सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान उठाया, फर्स्ट 5 ईयर का प्लान के अंदर हमने बोला एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, बढ़ाना शुरू करा, आधा बढ़ा, बोले नहीं अब इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री में गए, पीछे देखा एग्रीकल्चर आधा पड़ा, फिर वापस एग्रीकल्चर में। तो हमारी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है और इसी वजह से भारत के अंदर बेरोजगारी है। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया अब बढ़ रहा है, तो हो सकता है आने वाले 5 सालों में, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो आफ्टर 5 इयर्स, तो ये आपको देखने को ना मिले कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो फॉरेन से आती, बाहर ज्यादातर टेक्नोलॉजी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी, क्योंकि वहां जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कैपिटल इंटेंसिव है और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। वहां से मंगाएंगे तो कैपिटल इंटेंसिव ही आएगी। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, एग्रीकेरियन इकोनॉमी कहा जाता है भारत को, एक ऐसी इकोनॉमी जो चाहे तो सिर्फ एग्रीकल्चर से चल सकती है। इतनी बड़ी एग्रेरियन इकोनॉमी को आपने आधा अटका के रखा हुआ है, क्यों? अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा दिमाग लगा के काम करेंगे ना, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने में काम लगे, तो भी इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ सकती है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भाई साहब रेस्टोरेंट बनते नहीं है उससे पहले स्विगी जोमेटो आ जाते हैं, समझ रहे हो? रेस्टोरेंट बनते नहीं है, स्विगी जोमेटो पहले आते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलते हैं लोग, उससे पहले बड़ी इंडस्ट्री उनको देखने को मिल जाती है। मतलब आपने घर में कुछ भी खोल लिया नहीं चलेगा, क्योंकि सेम चीज आधे दामों पर एक बड़ा जायंट लाके दे रहा है। इससे नुकसान क्या है? छोटी इंडस्ट्री जब तक नहीं खोलेंगी भारत पूर्णतः डेवलप नहीं होगा, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री गांव को डेवलप करती है, जबकि बड़ी इंडस्ट्री मेट्रोपॉलिटन सिटीज को डेवलप करने का काम करती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, बेरोजगारी आप चाहे तो इसको सुधार भी सकते हैं। सुधारने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब जो जो प्रॉब्लम है ना उन प्रॉब्लम्स को सुधार लो, बस आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। कैसे सुधार सकते हैं? आप ऐसे सुधार सकते हैं, जो पेन नहीं चला वैसे सुधार सकते हैं। पहला, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ जीडीपी, आप जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करो, बट हाँ जॉबलेस ग्रोथ नहीं करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, ये तो हमने कर लिया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ, जो कि अब पॉसिबल कम होता जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम को बदलो, पर इतना भी मत बदलो कि बच्चों को समझ में नहीं आए हो क्या रहा है। एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को बोलो कि खुद रोजगार पाओ, ठीक है, वही चल रहा है अभी जिंदगी में। और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को बदलने का प्रयास करो। कैपिटल इंटेंसिव अच्छी बात है, पैसे कमा के देती है, पर ये देश है, यहां पैसे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है। तो कोशिश करें कि लोगों को रोजगार के लिए जहां पॉसिबल हो LIT का इस्तेमाल करें रेदर देन CIT। कैपिटल इंटेंसिव की जगह लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो भारत देश बहुत बढ़िया चलेगा। समझ में आ गया बालको? चलो, तो ये हुई बालको हमारा आज का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इन्फॉर्मलाइजेशन। पूरा चैप्टर यहां पर खत्म करा दिया। चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो ऊपर आई बटन में चले जाना, वहां आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। यार डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कॉमर्स किंग की पूंजी है। अगर आप कर रहे हैं CUET की तैयारी तो तैयार हो जाओ। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच, जिसने कक्षा 12वीं में तहलका मचा दिया था, वो ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच अब CUET के लिए भी चालू होने जा रहा है, जहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, वो भी उस प्राइस पॉइंट पे जो कि शायद पूरे भारत में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपर्टाइज टीचर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड प्री फॉर्म सेक्शंस मिल रहे हैं, लेसन्स मिलेंगे, साथ में लाइव सेशन भी मिल रहे हैं।
आपको जितनी भी प्रॉब्लम आएगी उनके सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर आंख बंद करो, सपना देखो उस कॉलेज का जिसमें तुमने जाने के लिए बचपन से इंतजार किया है कि मैं वहां जाऊंगा। अब अंत में आकर, एंड मोमेंट पे आकर छोड़ना लाजमी नहीं होगा। तो उस ड्रीम कॉलेज में जाने का सपना पूरा करो। यूज कोड गौरव जे टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये तो सबसे मिलेगा 10%, 10-20 जितना भी मिल रहा है सारे कोडों से मिलेगा। पर ये कोड आपको एंट्री देने जा रहा है एनडीए फॉर सीयूईटी के अंदर। सीयूईटी का एनडीए, जी हाँ, नो डाउट आर्मी फॉर सीयूईटी ओपन करने जा रहा हूं मैं। पहली क्लास मंडे से होने वाली है। तो अगर अब तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो बालकों एक ही सब्सक्रिप्शन है। मतलब आइकॉनिक की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुम वैसे पैसे दे चुके हो और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर यू विल गेट सीयूईटी और अपने ड्रीम कॉलेज को पकड़ लो। मिलते हैं आप लोगों से बालकों अगली वीडियो के साथ। टिल देन प्राइस बता देता हूं। अभी जो प्राइस चल रहा है वो अंदाजन 3240 के आसपास आपको पड़ जाएगा बाय एवरी सिंगल पॉसिबल। जितने भी आप डिस्काउंट लगा सकते हो, कोड लगा दिया, उसके बाद कॉइन वॉइन लगा के अंदाजन इस प्राइस के आसपास आपको पड़ रहा होगा। इससे मिनिमम मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जाने की जरूरत है या कहीं मिलेगा। मिलते हैं बालकों आपसे अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो के टॉपिक पे आए डिस्क्रिप्शन में बता देना, मतलब कमेंट में। कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।